बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को हलवा मक्खन मलाई बनाने की कोशिश करेंगे वो है पंजाब टेक्स्ट बुक 11th क्लास फ़िज़िक्स जो कि न्यू बुक आई है, उसके चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, वीडियो के शुरू में आपको एक पिक्चर नज़र आई होगी जिसमें मैंने इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले सारे फार्मूलाज लिखे हैं और रेड कलर में लिखा है कि कौन सा फार्मूला कितने न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है। ओके हो गया? तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कौन सा जो फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके हो गया? तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। What driving frequency will it resonate if its length is 6 मीटर। ओके हो गया? एक आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, फिक्स स्पॉट है और इनके दरमियान में मैंने क्या किया हुआ है, एक रस्सी को, एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। एक स्ट्रिंग को क्या बांध किया हुआ है, बांधा हुआ है और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है? जब मैं इसको ऐसे दरमियान से प्लग करूंगा तो ये क्या करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी, इसमें एक स्टैंडिंग वेव सी प्रोड्यूस होगी। ठीक है? अच्छा, अब उसकी स्पीड कितनी है, वो है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? उस वेव की स्पीड कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि कितनी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से मैं इसको वाइब्रेट करूं, कितनी फ्रीक्वेंसी से इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूं कि इसमें लार्ज स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो। यानी कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट किया जाए कि इसमें लार्ज स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड हो। और उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F1 से शो करते हैं। और ये वेव स्टैंडिंग वेव्स में प्रोड्यूस हुई है जब हमने इसको दरमियान से प्लग करके छोड़ दिया है। ठीक है? यानी कि आपने क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 को आपने फाइंड करना है। ओके हो गया? इसमें गिवन डाटा में स्पीड दी हुई है 24 मीटर पर सेकेंड, लेंथ दी हुई है 6 मीटर और फ्रीक्वेंसी आपने क्या करना है, फाइंड करनी है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है? ये जो आपने स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो उसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाय 2L। अब क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो इसमें n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है? फर्स्ट हार्मोनिक। तो आप इसको करेंगे कि F1 इज इक्वल टू V बाय 2L। ओके हो गया? कुछ भी नहीं करना, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर V आपके पास क्या है, 24 है। ओके हो गया? और 2 और L यहां पे क्या है, लेंथ यानी 6 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 और आ जाएगा ये 12 1s are 12 और 12 2s are 24, तो ये आंसर आ जाएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है? यानी कि फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है, जो फ्रीक्वेंसी से पूछी हुई है, वो कितनी है, 2 हर्ट्ज है। अच्छा, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है? जो आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, ये उसमें अक्सर आते हैं। सही है? तो एज अ शॉर्ट आपने इसको करना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। द लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज है। एक गिटार है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 0.75 मीटर है और उसकी जो लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 400 हर्ट्ज है। यानी कि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 दी हुई है 400 हर्ट्ज और लेंथ कितनी दी हुई है, 0.75 मीटर। अच्छा, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। आपने स्पीड ऑफ वेव को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है? स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव यानी V आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में आप पढ़ के आ चुके हैं, F1 पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज की थी, F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2L। सही है? अब यहां से आपने फाइंड क्या करना है, V को फाइंड करना है। तो आप यहां पे करेंगे V इज इक्वल टू F1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ना मैं F1 से शो कर रहा हूं, इनटू 2L। ओके हो गया? यानी कि 2L इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 के साथ, तो आ जाएगा V इज इक्वल टू F1 2L। ओके हो गया? अच्छा, अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो V इज इक्वल टू F1 आपके पास कितना है, 400 है। ठीक है?
और यहाँ पर 2 इंटू लेंथ आपके पास कितनी है, 0.75 है। ओके हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 400 और 2 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1.5। ये कितना आता है, 1.5 आता है। अब सिंपल आपने 400 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 1.5 के साथ, तो ये आता है 600। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव कितनी हो, ट्रांसफर वेव कितनी होगी, वो होगी 600 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया, 600 मीटर पर सेकंड। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 का। थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ आ जाए तो बहुत ज़्यादा आसान है। अ ट्यूनिंग फॉर्क A produces 4 beats per second with another tuning fork B. It is found that by loading B with some wax, the beat frequency increases to 6 beats per second. If the frequency of A is 320 Hz, determine the frequency of B when loaded. अच्छा, आपके पास क्या है, दो ट्यूनिंग फॉर्क है। आपके पास क्या है, दो ट्यूनिंग फॉर्क है। एक ट्यूनिंग फॉर्क A है, A को आपने नाम दे दिया B का। तो जो A ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो है 320 हर्ट्ज, और जो B ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है FB, वो आपने फाइंड करनी है, वो आपको नहीं दी हुई, लेकिन आपको गिवन क्या है वो चीज़ बताते हैं। जब आप इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रबर पैड के ऊपर मारोगे, ठीक है, तो आपके पास दो वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, साउंड वेव्स दो आपके पास जनरेट होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। अब जब वो आपस में मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। अब बीट्स कितनी प्रोड्यूस कर रही हैं, 4 प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है, 4 है। यहां तक ओके है, डन होगा, ठीक है। ये जब आपके आपस में दो वेव्स मिलेंगी तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी, और कितनी प्रोड्यूस होंगी, 4। सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ए को उसी तरह रहने देना है, ए ट्यूनिंग 4 को उसी तरह रहने देना है। बी के ऊपर क्या लगा देनी है, वैक्स लगा देनी है। अब जब आपने क्या किया, जैसे रबर पैड पे मारा तो दो वेव्स जनरेट हुई, जब वो आपस में मिली तो बीट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, 6 प्रोड्यूस हुई। यानी कि जब आपने वैक्स नहीं लगाई हुई तब कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, 4। जब आपने वैक्स इस बी वाले ट्यूनिंग फॉर्क पे लगा दी तब कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, 6 है। तो कहता है अब बताओ कि ये जो सेकंड वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है FB वो कितनी होगी, ठीक है, जब आपने वैक्स नहीं लगाई तब, और जब आपने वैक्स लगा दी है तब, ठीक है। दोनों आपने FB फाइंड करने हैं। डन हो गया। होप्स हो कि आपको न्यूमेरिकल की जो समझ है वो आ गई होगी। अब सॉल्व कैसे करना है, इसके आंसर कैसे निकालते हैं, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ना बीट्स के टॉपिक में एक फार्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं, और वो फार्मूला आपके पास क्या था, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की हेडिंग जब देंगे तो फार्मूला आपके पास क्या था, FA माइनस FB इज इक्वल टू N, ठीक है, प्लस माइनस N दोनों के साथ आएगा, ठीक है, प्लस माइनस N। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो FA आपके पास कितना है, वो तो है जी आपके पास 320 हर्ट्ज। आगे माइनस FB हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, और इज इक्वल टू प्लस माइनस N इज इक्वल टू 4। अभी हम इस केस की बात करें जब वैक्स नहीं लगाई हुई, ठीक है, विदाउट वैक्स, तो आपके पास आ जाएगा 4। सही है। अब यहाँ पे 320 प्लस माइनस 4 आप इधर ले आए, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ऐसे इज इक्वल टू FB आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, FB। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब टर्म इधर आती है तो प्लस है तो माइनस बन जाता है, माइनस है तो प्लस बन जाता है, तो भाई वो ठीक है, यहाँ पर भी तो प्लस माइनस दोनों साइन है, तो इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो माइनस प्लस कर रहे हैं, एक ही बात है। डन हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि FB आपके पास कितना आएगा, FB जो आपके पास आएगा ना वो चीज़ देखते हैं। 320 प्लस 4 करें कितना आता है, तो आता है 324। कितना आता है, 324। अच्छा, 320 माइनस 4 करें तो क्या आता है, वो आपके पास आता है 316 हर्ट्ज। अब यहां पर आपके पास दो आंसर आए हैं। 320 में प्लस 4 करें तो 324 आता है, उसमें से माइनस 4 करें तो 316 आता है। अब 324 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी FB की, या इसकी फ्रीक्वेंसी है 316 हर्ट्ज। ओके हो गया, दोनों में से कोई एक इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें से फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाला आंसर ठीक है या ये वाला।
इसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना वैक्स लगा के n इज इक्वल टू 6 का, तो ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि 316 उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ बी की या 324 है। अब वो देखिए किस तरह से, याद रखें कि वैक्स लगाने से जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहली चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पहली बात ये याद रखनी है। अब एफ ए आपके पास कितना है, वो है आपके पास 320। एफ बी आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 324 भी आ रही है और एक आपके पास 316 भी आ रही है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से करूं, क्योंकि आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, वही आपके पास बीट्स होंगी, तो 324 माइनस 320 करें तब भी आंसर कितना आता है, 4 आता है। और 320 माइनस 316 ये करें तब भी आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो अब कौन सा आपके पास ठीक है, क्या ये 324 ठीक है या 316 ठीक है, एफ बी की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अब देखना है गौर से। अगर तो आप इस पे वैक्स लगाएं, अगर तो आप वैक्स लगाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किसकी, ट्यूनिंग फॉर्क बी की। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, फॉर एग्जांपल कम होगी, तो यहां पर 324 है ना, 324 है, अगर मैं इस आंसर को करेक्ट मारूं, 324 को करेक्ट मानूं, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, कितनी हो जाएगी, 322 फॉर एग्जांपल। अब बीट्स कितनी आएंगी, 322 माइनस 320, ये तो बीट्स आएंगी 2, और यहां पर कितने 6 है। यहां पर गौर से सुने, ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं 324 को करेक्ट मानूं तो वैक्स लगाने से वो कम होनी चाहिए, कम होके मान लो 320 आई है, 322 आई है। अब 322 माइनस 320 कितना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 होता है, तो यहां पर बीट्स 6 की बजाय कितनी आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी, सही है, लेकिन 2 तो नहीं है, इसका मतलब है 320 वाला ये क्या है, गलत है। अच्छा, अब इस पे देखते हैं, अब 320 ये तो एफ ए है, इसको तो आप चेंज करने, इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। एफ बी अगर 316 माने, मतलब ये वाला आंसर अगर माने करेक्ट है, तो वैक्स लगाने से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लें ये 316 से कितना होगा, 314 हो गया, क्योंकि वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है बी की, एफ बी जो आपका आएगा, सही है। अब 320 माइनस 314 कितना आया, ये आपके पास आया 6। अब ये इसलिए करेक्ट है, तो 316 जो है ना ये आपका करेक्ट है। 324 नहीं आप लेंगे, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी वाले ट्यूनिंग 4 की 316 है, क्योंकि वैक्स लगाने से कम होगी तभी तो बीट 6 आएंगी, 4 नहीं आएंगी, तब कितनी आएंगी, 6 आएंगी। डन हो गया, इस वजह से ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। और आपने ना फिर इसको नीचे इंग्लिश में लिखना भी है, ठीक है, जो आपकी स्कॉलर फिजिक्स है, ठीक है, उस पर ये जो है ना ये बेस्ट वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में भी इसको अपने अंदाज में जिस तरह चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, बट स्कॉलर में इसको बेस्ट लिखा हुआ है, बाय लोडिंग बी, मतलब अगर ये जो आपके पास बी ट्यूनिंग 4 के इस पे वैक्स लगाएं तो इसको हम कहते हैं बाय लोडिंग बी, इट्स फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, हम सबको पता है इट्स फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी अगर हम इसको लोड करें तो। अच्छा, अब इफ 324 हर्ट्ज इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, कि अगर हमारे पास जो 324 हर्ट्ज है उसको मैं मानूं कि ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हमारे पास द बीट फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस, तो उसको क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, विल रिड्यूस मतलब 4 से कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 4 से ज्यादा है, तो इस वजह से आप फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, विल रिड्यूस। ऑन द अदर हैंड इफ, अगर हम माने इफ इट इज 316 हर्ट्ज, कि अगर ये 316 हर्ट्ज है, इस एफ बी की जो आपके पास बी ट्यूनिंग 4 के है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 316 हर्ट्ज है, द बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज
will increase, which is the case, जैसा कि इस केस में है, which is the case, कि अगर हम 324 को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माने तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इस केस में क्या है कि अगर 316 को हम माने तो फिर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या करे, इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा 316 आंसर क्या है, करेक्ट है। जैसे वो पहले बता चुका हूँ 322 माइनस, वो सारी कहानियाँ आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 316 हर्ट्ज। ये हमने ना नीचे लाइंस लाजमी लिख दी है, ठीक है। अगर ये लाइंस नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका न्यूमेरिकल वो गलत कर दे, ठीक है। ये लिख के उसके बाद आपने इसके नीचे जो काम करना है ना, अब मैं वो लिखने लगा हूँ, ठीक है। इसके नीचे जो आपने काम करना है वो लिखने लगा हूँ कि अगर आप वैक्स लगाएं, प्रूव भी तो करना है, अगर आप इसको वैक्स लगाएं तो फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर लोडिंग तो 316 बड़ा इसमें आंसर ठीक है, ठीक है। आपने वो नीचे लाइंस लिखनी है, उसके नीचे फिर ये लिखना है आफ्टर लोडिंग, सही है। कोई बोर तो नहीं हो रहा। अब आप लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एन प्राइम, ठीक है। अब प्लस माइनस वाले चक्कर ना लिखे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये इसमें से माइनस ही होगा। तो आप इसको लिखेंगे कि एफ ए माइनस एन इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। प्लस वाला चक्कर नहीं होगा क्योंकि वो हमें पहले पता चल चुका है। तो एफ ए कितना है, 320 है, माइनस एन प्राइम है, एन प्राइम कितना 6 है कि वैक्स लगाने के बाद। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप तो प्रूव हो गया। तो 314 हर्ट्ज, यहाँ पर एफ बी कौन लिखेगा, तो ये आएगा एफ बी, तो एफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 314 हर्ट्ज। हो गया ना प्रूफ, ओके हो गया। यानी कि जब आपने वैक्स नहीं लगाई तो 316 हर्ट्ज है, जब वैक्स लगा दी है तो आपके पास जो बी वाला ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 314 हर्ट्ज। अब हमारे आंसर करेक्ट आएंगे, ठीक है। 320 माइनस 316 कितना आता है, 4 आता है, और 320 माइनस 314 कितना आता है, 6 आता है। अब हमारे पास बीट सेम आ रही हैं, लिहाजा आपके पास 316 उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, वैक्स लगाएंगे तो कम होकर 314 आ जाएगी। जब आप एफ ए माइनस एफ बी करेंगे यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपके पास यही 4 और 6 वाले बीट्स वाले आंसर आएंगे, ओके हो गया। तो होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 का। अच्छा, इसकी ना स्टेटमेंट बड़ी थी तो इसको जस्ट मैंने इसकी हाफ लाइन लिखी है, बाकी हम इसकी बुक से देखते हैं और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट स्पोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट इट्स लोअर एंड। एक आपके पास क्या है, स्टील वायर है जिसके एक एंड को आपने फिक्स्ड पॉइंट से जोड़ दिया और उसका जो लोअर एंड है उसको आपने उसके साथ आपने एक वेट बांध दिया, और कितना वेट बांधा, 80 न्यूटन बांध दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.50 मिलीमीटर एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज 1.5 मीटर। कि जो इस वायर का, इस स्टील वायर का डायमीटर है वो कितना है, 0.50 मिलीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। अच्छा, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड, जबकि डेंसिटी ऑफ स्टील वायर कितनी दी हुई है, 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। अच्छा, कहता है कि जब हम इस वायर को, जिसके साथ वेट 80 न्यूटन बंधा हुआ है, इस वायर को जब हम ऐसे प्लग करेंगे, जब आप इसको ऐसे प्लग करेंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगी, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो आपने क्या करना है, जब आपने इसको प्लग करना है तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने वो फाइंड करनी है। यानी कि फिर से वही बात आ गई, आपने F1 फाइंड करना है, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, तो ज़ाहिर फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पर एक फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इसमें आएगा, ठीक है। तो उसमें आपने F1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अच्छा, इसका डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा, लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है, वेट कितना है, 80 न्यूटन है। अच्छा, याद रखें जब भी डायमीटर की वैल्यू दी हुई हो ना, तो या तो डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू पुट करने के लिए दी हुई होगी, या उस डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए उस डायमीटर की वैल्यू दी हुई होगी। तो यहाँ पर डायमीटर 0.50 मिलीमीटर है, इससे हम रेडियस निकालेंगे, बाद में बताएंगे इसको हम यूज़ कहाँ पे करें। तो R आएगा D/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0.25। तो रेडियस आएगा 0.25 मिलीमीटर, और मिली कितना होता है, 10⁻³ तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर।
अच्छा, उसके बाद डेंसिटी कितनी है 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास डेंसिटी किस चीज़ की है, स्टील वायर की है। फाइंड क्या करना है, F1। अब फिर से वही चीज़ कि F1 का फार्मूला आपके पास क्या होता है, F1 का फार्मूला होता है V/2L। क्या होता है, V/2L। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लेंथ तो है, V नहीं है, लेंथ है ना 1.5 मीटर है, V नहीं है। तो आप V को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे 1/2L, और V की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √F/m। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है ना तो आपको ये लाजमी पता होगी, V की वैल्यू क्या होती है, √F/m। तो ये आप इसमें फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर हमारी लाइट चली गई है, लेकिन क्योंकि नजर ठीक आ रहा है तो हम ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जब लाइट आएगी तो बाकी न्यूमेरिकल तब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो F1 इज इक्वल टू 1/2L √F/m। हमने क्या किया, V का फार्मूला जस्ट पुट किया है, V का रिलेशन पुट किया है √F/m। अच्छा, यहां पर देखिए क्या हमारे पास F है, क्या हमारे पास M है, आप कहेंगे नहीं है। लेकिन F हमारे पास क्या है, टेंशन की फोर्स है, और M हमारे पास क्या है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है किसका, स्टील वायर का। तो टेंशन की फोर्स हमारे पास है। टेंशन की फोर्स किस तरह से है, देखिए यहां पर वेट की तरह डाउनवर्ड है, तो टेंशन की फोर्स किधर होगी, अपवर्ड होगी, जिसको हम F से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो अपवर्ड है और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, तो जितनी वेट की फोर्स डाउनवर्ड होती है उतनी ही टेंशन की फोर्स अपवर्ड होती है, तो वो आपके पास फिर होगी 80 न्यूटन। तो टेंशन की फोर्स भी आपके पास कितनी होगी, 80 न्यूटन, क्योंकि जितनी वेट की फोर्स डाउनवर्ड होती है उतनी टेंशन की फोर्स अपवर्ड होती है। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, जस्ट डायरेक्शन में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो F की वैल्यू है हमारे पास 80 न्यूटन। M आपके पास क्या है, M आपके पास है जी मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो आपके पास इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है ना, तो पर यूनिट लेंथ का जो मैस है, इस जो आपके पास स्ट्रिंग नहीं बल्कि ये वायर है, ये आपके पास कौन सी स्टील वायर है, तो इस स्टील वायर का जो मैस पर यूनिट लेंथ है, यानी पर यूनिट लेंथ का कितना मैस है, उसको स्मॉल m से हम शो कर रहे हैं। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू है, मैस की है, मैस की नहीं है, तो इसमें ना हम ये मैस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज देखते हैं। तो डेंसिटी आपके पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू, डेंसिटी आपके पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, मैस निकालना है। तो आप यहां पे लिखें मैस इज इक्वल टू रो इंटू वी। सही, ये वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वॉल्यूम को वी से शो कर दिया है, ये वॉल्यूम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेंसिटी की वैल्यू है, बिल्कुल है, वॉल्यूम है, नहीं है। तो इस जो आपके पास स्टील वायर है इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, याद रखें कि अगर ये मार्कर है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। सेम इसी तरह अगर स्टील वायर का आपने वॉल्यूम निकालना है तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्टील वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो आपके पास आएगा रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर। तो A इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, एक यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई वैल्यू, तो मैस इज इक्वल टू रो ए एल। अब आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देनी है, क्योंकि ये स्मॉल m क्या है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, ये स्मॉल m क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है, याद रखना है। तो अब इस मैस की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, तो आएगा आपके पास m इज इक्वल टू रो ए एल ओवर एल, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, यहां पर इस मैस की जगह ये रो ए एल पुट कर दी है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल m क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है, सही है। तो अब यहां पे ये लेंथ इस लेंथ से गई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो ए, मैं ना अब इसको यहां से रेस कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही। तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो ए, m इज इक्वल टू रो ए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या हमारे पास एरिया की वैल्यू है, नहीं है, लेकिन एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म इसका होता है ना, डायमीटर सा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है किसका, स्टील वायर का, तो सर्कल का आपके पास कितना होता है एरिया, वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू रो आपके पास कितना है, 7.8 इंटू 10⁻³
हाँ +3। तो पाई आपके पास कितना है 3.14 और आर कितना है वो है 0.25 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब पहले भी बता के आ चुका हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले आपने ना 10 की पावर्स को साइड पे लेके जाके सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले एक और काम करना है 7.8 इंटू 10⁻³ उसी तरह और 3.14 उसी तरह। आपने क्या करना है ये 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर आप करेंगे 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.0625। ये कितना आएगा 0.0625। ठीक है, इनटू 10 की पावर कितनी आएगी, ये -3 है, 10⁻³ है ना, ऊपर स्क्वायर है तो -3 2 क्या होता है 6 होता है, तो ये आएगी 10⁻⁻6 आ जाएगा। होप सो कि समझ आ रही होगी। 0.25 का स्क्वायर कितना आया 0.625 आया, 10⁻³ का स्क्वायर कितना आया 10⁻6 आ गया। डन हो गया। अब हमने इनको अलग सॉल्व करते हैं तो m इज इक्वल टू 7.8 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.0625 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहां पर कितनी है 3 है और यहां पर कितनी है -6 है। तो ये 10⁻³ है, ये 10⁻6 है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 -6 कितना होता है -3 होता है, तो यहां पर मैं -3 कर रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -3। ओके हो गया। अब हम ये जो बाकी वैल्यू है ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो 7.8 और मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 0.0625 तो ये आपके पास आता है 1.53। ये आपके पास कितना आता है 1.53 इंटू 10⁻³ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और साथ में यूनिट आएगी केजी। ओके हो गया। तो ये आपके पास आ गया क्या मास पर यूनिट लेंथ। डन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। कौन कौन सी, टेंशन की फोर्स की वैल्यू क्या थी 80 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ क्या है ये आपने अभी निकाला है, इसको बस इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो हाँ यहां पे आप बेशक लिख लें कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 में जब पुट करें तो क्या आएगा F1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ कितनी है 1.5 है। सही है, लेंथ कितनी है 1.5 है और स्क्वायर रूट F कितना है 80 है और मास पर यूनिट लेंथ कितना है वो है 1.53 इंटू 10⁻⁻3। डन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने ना इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि F1 इज इक्वल टू 1/1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 आता है और स्क्वायर रूट ये आ गया। अब यहां पे आप लिखोगे 80 और 10⁻³ है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो आप इसको लिखे इनटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 1.53 आ जाएगा। ओके हो गया। अब ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आएगा। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज है तो आएगा स्क्वायर रूट 80 और साथ में 10⁻³ है ना, तो साथ में 3 जीरो लगा दे तो 1 2 3 यह आ जाएगा 80,000। 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 80,000 आता है, तो आप लिखोगे 80,000 स्क्वायर रूट 80,000 डिवाइडेड बाय 1.53 तो ये आ जाता है 228.6। कितना आ जाता है 228.6 आ जाता है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये 1/3 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास आ जाता है 76.22। ये कितना आ जाता है 76.22। इसको मैं ना इधर ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां पर लिख लेता हूं, ये कितना आता है। सही है, जो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा कितना आता है 228.6। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। ठीक है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना F1 इज इक्वल टू वो आता है 76.22 आता है 76.22 और हर्ट्ज। सही है, तो यही आपका क्या था आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का, न्यूमेरिकल नंबर 4 का
ये आपके पास आंसर था 76.22 हर्ट्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कि जो एवरेज इंटेंसिटी है सनलाइट की जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ रही है वो कितनी है, वो है 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है और वो कितनी है, 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी that falls on solar panel having an area 0.50 मीटर स्क्वायर in 4 hours। अच्छा, पूछा ये गया है कि एक सोलर पैनल है जिसका एरिया कितना है, 0.50 मीटर स्क्वायर है। अब जाहिर सी बात है जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो एनर्जी डिलीवर्ड होगी पैनल को, ठीक है, सोलर पैनल को। तो कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है 4 घंटों के अंदर सोलर पैनल को जिसका एरिया है 0.50 मीटर स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है। यानी कि आपने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है एनर्जी डिलीवर्ड टू द पैनल। ओके हो गया। तो इसका मतलब है ई आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इंटेंसिटी आपको दी हुई है, एरिया दिया हुआ है 0.50 कर लें, सिंपल 0.5 कर लें मीटर स्क्वायर। टी कितना है, 4 आवर्स है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 4 घंटे में कितने हुए, 3600 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14400 सेकंड। ओके हो गया। तो ई आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला पावर का। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो आप यहां पे लिखोगे E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ओके हो गया। अच्छा, अब आपके पास टाइम की तो वैल्यू है, पावर की वैल्यू नहीं है, तो हम फिर पावर की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसको यहां पर पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं पावर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर उसने इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है हम इंटेंसिटी का फार्मूला लाजमी यूज करेंगे। और इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। क्या होता है, I इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, यही हमारे पास इंटेंसिटी होती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू आई ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए को इधर जाकर मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आएगा P इज इक्वल टू आपके पास कितना है 500 और यहाँ पर A कितना है, वो तो है 0.5, ठीक है, दोनों की वैल्यूज दी है ना I और A की। तो उसके बाद जब 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 250। तो पावर आ जाएगी 250 वॉट। ओके हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गई। अब इसको अगर इक्वेशन 2 का नाम दें तो आप लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो 2 को जब 1 में पुट करेंगे फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो E इज इक्वल टू P आपके पास कितना है, पावर 250 है जी, और टाइम कितना है, वो तो है आपके पास 14400, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 14400, तो ये आता है 360000। तो 360000, ठीक है। तो ये आपके पास ना आंसर आ गया है। अब इसको आप एक और टर्म में भी लिख सकते हो। ये कितना बनता है, ये 36 लाख बनता है, ठीक है, ये 36 लाख बनता है, यानी 36 लाख जूल। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर पॉइंट को आप इधर ट्रेवल करें 1 2 3 4 5 6, ओके हो गया, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं, यानी 36 लाख को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू रेज पावर 6 जूल। ओके हो गया, मतलब ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ना, 10 की पावर में लिख दिया है। अच्छा, अब 10 टू रेज पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। वैसे तो ये आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर मजीद किसी प्रीफिक्स में आप इसको लिखना चाहें तो ये होता है एनर्जी इज इक्वल टू 3.6, 10 टू रेज पावर 6 मेगा होता है, तो मेगा जूल, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख लें, चाहे तो ये आंसर लिख लें और चाहे तो ये आंसर लिख लें, दोनों करेक्ट हैं। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6 और इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट क्या कहता है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर,
कि एक वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 16 है एंड द एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 मीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, उसके कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा बी पार्ट में क्या 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 कहा गया है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 25 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड द कांस्टेंट के इज 5 वाट m टू द पावर -4, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड है कि अगर इंटेंसिटी 25 हो, कांस्टेंट के की वैल्यू 5 हो तो आपने बताना है एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी। यानी यहाँ पर देखिए I1 कितना है 16 है, A1 कितना है 2 है, I1 और A1 दिया हुआ है, कहते हैं K की वैल्यू बताओ। सेम इसी तरह फिर बी पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है I2 और K2 दिया हुआ है, A2 कोई नहीं दिया हुआ तो कहता है A2 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे। याद रखें कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और जब डायरेक्टली पोर्शन का साइन खत्म करें तो क्या आता है I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K आता है और साथ में आता है A स्क्वायर। ओके हो गया, क्या आता है कांस्टेंट K और साथ में क्या आता है A स्क्वायर आता है। A क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अच्छा अब A पार्ट की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी से आपको दी हुई है तो I1 कह दें, K को आप K1 कह दें, A को आप A1 कह दें, ठीक है, क्योंकि हम A पार्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखें A पार्ट में क्या हुआ है कि I1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, इंटेंसिटी भी दी हुई है, कहते हैं K बताओ कितना है। तो अगर K फाइंड करना है तो आप लिखोगे K1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे K1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास I1 और A1 दिया हुआ है, ठीक है, I1 और A1 दिया हुआ है, तो जस्ट इसमें पुट करते हैं तो वैल्यूज पुट करके आंसर हमारे पास आ जाएगा। I1 आपके पास कितना है वो है 16, A1 आपके पास कितना है 2 है, तो 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो K1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास K1 जो आ जाएगा वो आएगा 4 1s are 4 और 4 4s are 16, तो ये आ जाएगा 4 वाट m टू द पावर -4। ओके हो गया, तो ये आपके पास एक अदद आंसर निकल आया, ठीक है, 4 वाट m की पावर -4 है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट कैसे फाइंड करें। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है, K1 तो फाइंड हो गया, A2 कैसे फाइंड करें। अब A2 फाइंड करने के लिए दोबारा वही काम करें कि I इज इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर है ना, तो I2 K2 A2। अब इसमें आप देखिए कि बी पार्ट के अंदर आपको इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है और K की वैल्यू दी हुई है, मतलब I2 और K2 की वैल्यू दी हुई है, A2 फाइंड करना है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर K2। ओके हो गया, मतलब K2 को इधर आके डिवाइड करा देना क्योंकि हमने A2 फाइंड करना है। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I2 ओवर K2, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करना, दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, I2 भी है K2 भी है, पुट करें आंसर निकालें तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय K2 आपके पास कितना है 5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो A2। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अच्छा अब स्क्वायर रूट 5 कितना होता है, स्क्वायर रूट 5 आपके पास आता है 2.236, ये कितना आता है 2.236 है, तो जिसको हम ना अप्रॉक्सीमेटली 2.236 है ना, तो आप इसको 2.24 कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है A2 है, सही है, यूनिट क्या आएगी मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड मीटर में मेजर होता है। तो ये आपके पास बी का भी आंसर आ गया, ए पार्ट का ये आंसर है, बी पार्ट का ये आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7 और इसके भी 2 पार्ट्स हैं ए और बी। अच्छा देखने में इसकी स्टेटमेंट बड़ी लग रही है लेकिन सॉल्व करने में एक स्टेप की मार है ये, ओके हो गया, बट देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूसेस 200 वाट ऑफ पावर, इसका मतलब ये है कि एक साउंड सिस्टम है वो स्पीकर को कितनी पावर दे रहा है 200 वॉट दे रहा है, यानी कि अगर एनर्जी की सूरत में बात करें तो 200 जूल एनर्जी 1 सेकंड में दे रहा है स्पीकर को, ओके हो गया। इफ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, अगर आप उस साउंड को क्राउड की तरफ कर दें, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उस साउंड को क्या करें क्राउड की तरफ कर दें
और क्राउड जिस एरिया में खड़ा हुआ है वो एरिया कितना है 150 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। ओके हो गया। तो आपने यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है, ठीक है। क्राउड जितने एरिया में खड़ा हुआ है वो दिया हुआ, वो कितना है 150 मीटर स्क्वायर है, पावर कितनी है 200 वॉट है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसके पार्ट बी पे चलते हैं। अब हम सबको पता है कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है I1, अच्छा I1 इसको नाम देगी क्योंकि दो पार्ट है ना, तो इस वजह से I1 इज इक्वल टू P1/A1, ठीक है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ना P डिवाइडेड बाई A, P डिवाइडेड बाई A। तो अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू P1 आपके पास कितना है 200 है और A1 कितना है 150 है, सही है। तो I1 इज इक्वल टू, आप 200 को डिवाइड कर दो 150 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 150 तो ये आ जाएगा 1.33 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी की यूनिट है ना वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो निकल आया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कि बी पार्ट में क्या कहा हुआ है। कहते हैं अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वॉट ऑफ पावर। अच्छी जो कह रहे हैं कि लाइट बल्ब एमिट 100 वॉट ऑफ पावर, इसका मतलब ये है कि एक लाइट बल्ब है जो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट, यानी कि 100 जूल एनर्जी एक सेकंड के अंदर क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब पूछा क्या गया है, इफ द लाइट इज स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ स्फीयर विद अ सरफेस एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अच्छा अब लाइट यहां पर पता है किस तरह से पड़ी है, मान लें ये बल्ब है, ये क्या है, ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। और मान लो कि ये जो है ना ऐसे किसी स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है और सेंटर में है, याद रखना है, सही है। अब स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है तो लाइट इससे जो एमिट होगी वो स्फीयर पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, वो है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा ये गया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, तो वो आपने बतानी है। तो देखते हैं फिर से वही चीज़ है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो I2 इज इक्वल टू P2/A2, दो चीज़ें कौन सी हैं, पावर और एरिया, पावर और एरिया, और दोनों दिए हुए हैं। दोनों दिए हुए किस तरह से, यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 100 वॉट है तो यहाँ पे 100 पुट कर दें, एरिया कितना है 400 है तो यहाँ पे 400 पुट कर दें, बस इतना काम करना है। तो I2 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, इन 2 जीरो से गए तो 1/4 जो आपके पास आता है ना वो आपके पास आता है 0.25, 1/4 कितना होता है 0.25 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका I2 भी आ गया, ओके हो गया। तो यहां पर हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 खत्म होता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वॉट ऑफ पावर। सबसे पहले आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। आपको पता है कि रेडियो एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो 7 टाइप्स की होती हैं, तो ये कौन सी वेव्स एमिट करता है, रेडियो वेव्स, ओके हो गया। तो जब ये रेडियो वेव्स एमिट करता है तो आउटपुट पावर कितनी दे रहा है 500 वॉट, कितनी 500 वॉट है। और एनर्जी की सूरत में देखें तो 500 जूल एनर्जी पर सेकेंड। अच्छा अब क्या कहता है, इफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर सिग्नल रिसीव्ड हो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी कितनी होगी, ओके हो गया। तो ये उसने पूछा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, रेडियो एंटीना है, ये हमारे पास क्या है, रेडियो एंटीना है। आपको पता है ये आपके पास, आपने सपोज कर लेना है कि चारों तरफ ये सिग्नल जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली ये सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो चाहे 10 किलोमीटर डिस्टेंस इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें या इधर ले लें, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसे सरफेस ही यहाँ पर बनाऊँ, सरफेस ही यहाँ पर बनाऊँ तो ये एक स्फीयर सा नहीं बन रहा, तो स्फीयर सा एक बन रहा है। यानी ये बताने के लिए मैंने किया है, एक्सपोज मैंने ये चीज़ की है कि फॉर एग्जांपल अगर स्फीयर की किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप देखें ना तो आपको इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एक जैसी मिलेगी। और ये एंटीना से ये जो डिस्टेंस है इसको आप आर कह लो, ये कितना है 10 किलोमीटर है,
ठीक है। तो 10 किलोमीटर इधर चले जाएं एंटीना से, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, आपको सिग्नल की इंटेंसिटी सेम मिलेगी। तो वो आपने सिग्नल की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने सपोज किया चारों तरफ यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सिग्नल, ओके हो गया। तो अब इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पावर 500 वाट है। उसके बाद ये आप क्या कर रहे हैं, ये स्फीयर के रेडियस का काम कर रहा है। अच्छा, ये स्फीयर मैंने सपोज किया है, ठीक है, एक्सपोज से आपने किया है, ये स्फीयर का रेडियस अब बन रहा है और वो कितना 10 किलोमीटर। तो अब ये आपके पास किलोमीटर है तो इसको हम 10,000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। किलो, क्योंकि किलो क्या होता है 1000 होता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000 होता है। इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। अब इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, पी ओवर ए, पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब ये काम हमने किया क्यों है, ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एरिया की वैल्यू नहीं थी। अब हमने एक स्फीयर सा कंसीडर कर लिया है, यहाँ पर देखें 10 किलोमीटर, यहाँ पर 10, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस आप 10 किलोमीटर है, तो जहाँ मर्जी आप यहाँ पर देख लें इंटेंसिटी सेम होगी। तो अब यहाँ पर हम स्फीयर का एरिया पुट करेंगे, वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। इस वजह से हमने ये काम किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया की वैल्यू नहीं थी। तो इंटेंसिटी आपके पास कितनी आएगी, पावर कितनी है 500 है, और 4 इंटू 3.14, और आर कितना है वो है 10,000, ठीक है। अच्छा, 10,000 को ना मैं 10 टू रेज पावर 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। 10,000 को मैं 10 टू रेज पावर 4 लिख रहा हूँ, ओके हो गया, आसान हो जाएगा ना, आप लिख सकते हैं 10,000 को 10 टू रेज पावर 4, 1 2 3 4 है ना, तो पॉइंट को इधर ट्रेवल करें 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा, इसको मैं साफ सा करके लिखूँ, ये आपके पास बनेगा 1 इंटू 10 टू रेज पावर 4, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको 10 टू रेज पावर 4 लिख दिया है। होप सो कि आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो I इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 500, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, ठीक है। आर का स्क्वायर है ना, तो 4 टू ज़र क्या होता है 8 होता है, तो ये आ जाएगा 10 टू रेज पावर 8, ओके हो गया। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 8 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो 10 टू रेज पावर -8। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हुए आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट अक्सर कैलकुलेटर में लिखे ना तो आंसर गलत आता है, तो आप इसको ऐसे किया करें 500 डिवाइडेड बाय 3.14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये आता है 12 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12.56 आता है। तो आप इसको ना ऐसे सॉल्व किया करें 12.56, सही है, इनटू 10 टू रेज पावर -8। अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे कैसे, 500 डिवाइडेड बाय 12.56, तो ये आता है 39.8। अब 39.8 है ना, तो 39.8 इंटू 10 टू रेज पावर -8। अब पॉइंट से पहले एक डेसिमल होना, डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो आप पॉइंट को इधर ट्रेवल करा लें। जब इधर ट्रेवल कराएंगे तो ये बनेगा 3.98 इंटू 10 टू रेज पावर -7 बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब पॉइंट इधर ट्रेवल होगा ना, ये बनेगा 3.98 इंटू 10 टू रेज पावर 1, तो 10 टू रेज पावर 1 और ये 10 टू रेज पावर -8, तो -8 प्लस 1 कितना होता है -7 होता है, तो ये बनेगा 3.98 इंटू 10 टू रेज पावर -4। अब इसको जब अप्रोक्सीमेट लिखें तो क्या 3.98 को मैं 4 लिख सकता हूं, क्या 3.98 को मैं 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 4 जब लिखें तो इंटेंसिटी आपके पास आएगी 4 इंटू 10 टू रेज पावर -7 और वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक पे भी आंसर है, तो 3.98 को उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4 लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 10 टू -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9 है, और देखने में ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट टू हार्मोनिक, आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फर्स्ट टू हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि आपने इसमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। तो आपको पता है ऑर्गन पाइप 2 टाइप्स का होता है, ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप। तो
तो ओपन पाइप के लिए पहले आपने फंडामेंटल और फर्स्ट टू हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करनी है, और फिर क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट टू हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ए पार्ट, ठीक है। ओपन पाइप यानी कि आपके पास ये ऐसा आर्गन पाइप है जो दोनों साइड से क्या है, ओपन है, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और ये दोनों तरफ से क्या है, ओपन है। जैसे बाउंसरी कह रहा हूँ, जैसे बांसुरी होती है, ठीक है, बांसुरी, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करें। इसके लिए ना दो चीज़ें याद रखें। ओपन पाइप के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला F इज इक्वल टू एन वी बाई 2L, ठीक है। ये किसके लिए है, ओपन पाइप के लिए। और क्लोज पाइप के लिए जो यूज़ करते हैं ना, वो आपके पास है F इज इक्वल टू एन वी बाई 4L। बस अगर ये दो फार्मूलाज आपको याद हैं तो सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में देखिए गिवन डाटा में लेंथ दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें साउंड वेव्स होती हैं। F1 आपने फाइंड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F2 और F3 क्या है, ये फर्स्ट टू हार्मोनिक्स है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर F1 आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए, और F3 और F5 ये आपके पास है नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स क्लोज पाइप के लिए। ओके हो गया। अच्छा अब इसमें आपके पास क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसमें आपके पास क्लोज पाइप में क्या होता है, n इज इक्वल टू ऑड इसमें होता है नंबर, ठीक है, 1 3 5 और अप टू सो ऑन। इस वजह से यहाँ पे मैंने F1 F3 और F5 लिखा है। ओके हो गया। तो बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं तब समझ आएगा। वैसे तो अगर टॉपिक पढ़ा हुआ तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो देखते हैं ए पार्ट। फार्मूला आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 2L। ओके हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 मिल जाएगी, और वो क्या है, V बाय 2L। वो क्या है, V बाय 2L है। तो ओके हो गया। अच्छा अब F1 इज इक्वल टू V आपके पास कितना है, 340 है, ठीक है, और 2 इंटू 1 वो आपके पास 2 ही होता है, ठीक है। तो 340 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास आता है 170। ये कितना आता है, 170। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई है, F1 इज इक्वल टू 170 हर्ट्ज। अगर ये फ्रीक्वेंसी आ गई ना, बाकी तो आसान ही है, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें यूज क्या करेंगे, देखिए V बाई 2L, ये V बाई 2L को क्या मैं F1 लिख सकता हूँ, ये V बाई 2L को क्या मैं F1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास आएगी F इज इक्वल टू NF1। अच्छा अब F1 तो फाइंड हो चुका, अगर आपने F2 फाइंड करना है तो ये आपके पास आएगा F2 इज इक्वल टू n की जगह अब आपने 2 लगाना है, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है ना, यानी नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स है, तो n की जगह 2 लगाना है, और F1 की जगह आप क्या लगाओगे, 170 लगाओगे। तो ये आपके पास F2 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 340 हर्ट्ज। सही है। इसी तरह आपने जो है वो F3 भी फाइंड करना था, अब उसका देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे F3 को। तो F3 आपके पास आएगा, F इज इक्वल टू NF1 है ना, n की जगह अब आपने 3 पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, तो ये आपके पास आएगा 3 इंटू F1 यानी 3F1। तो ये आपके पास आएगा F3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई F1 कितना है, 170 है, तो ये आ जाएगा। ओके हो गया। अब 170 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आता है 510, तो ये आपके पास आ जाएगी 510 हर्ट्ज। बस ए पार्ट सॉल्व हो गया। यानी फार्मूला क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल टू NF1, F1 पहले कैलकुलेट करेंगे V बाई 2L, तो वो F1 आ गया। उसके बाद F2 की जगह, F2 जब फाइंड करना है n की जगह 2 रखते हैं, F1 की वैल्यू पहले ही है। F3 जब फाइंड करना है तो n की जगह 3 रखते हैं, F1 की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, तो आपके पास तीनों की फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल आएगी, फंडामेंटल भी और फर्स्ट टू हार्मोनिक्स की भी। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, क्लोज्ड पाइप के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्लोज्ड पाइप के लिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा क्लोज्ड पाइप के लिए पहले F1 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें क्लोज्ड पाइप। क्लोज पाइप के लिए F1 जब आप देखेंगे ना, तो फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू NV बाई 4L। तो जब F1 आप देखेंगे तो n की जगह 1 लगा दें, तो 1 जब लगाएंगे तो यह आ जाएगा V बाई 4L, और V कितना है आपके पास, वो है 340, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, और 4L कितना है, 1 है, तो 340 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं,
340 डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा 85, यानी कि F1 आपके पास आएगा 81 हर्ट्स। हाँ हाँ 81 नहीं भाई, 85 आया है, 85 हर्ट्स। ओके हो गया। अच्छा F2 क्या आएगा, सॉरी F3, ऑड मल्टीपल होते हैं ना। अच्छा अब नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स के लिए आपको फाइंड करने के लिए, आप अगर फंडामेंटल फाइंड करना है तो n की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट के लिए फिर अगर हार्मोनिकली फाइंड करना है तो 3 पुट करें, उससे नेक्स्ट के लिए 5, उससे नेक्स्ट के लिए 7, उसके लिए नेक्स्ट के लिए 9, यानी कि इसमें ऑड आपने नंबर लेने हैं। यहाँ पर n में आपने 1 2 3 4 5 आपने लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ऑड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप n की जगह आप 3 लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा NF1 सेम इसी तरह ही, तो यानी F इज इक्वल टू NF1 और F3 अगर आपने फाइंड करना है तो यहाँ पर आप 3 लगाओगे, तो 3F1, तो 3 इंटू F1 कितना है 85 है, तो 85 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 255 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 255 हर्ट्स। और F5 के लिए n की जगह पर, अच्छा यहाँ पे ना V/4L को मैंने F1 कह दिया, V/4L को मैंने क्या कह दिया F1, तो F इज इक्वल टू NF1, ये आपके पास फार्मूला सा आ गया, ठीक है, इक्वेशन सी आ गई। अब यहाँ पे जो भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालें वो बस पुट करते जाएं। पहला है तो यहाँ पर F1 पुट करें, यहाँ भी 1 पुट करें, उसके बाद सेकंड है तो यहाँ पर 3 पुट करें, यहाँ पर 3, थर्ड है तो यहाँ पर 5 पुट करें, यहाँ पर 5, नेक्स्ट हार्मोनिक है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, ठीक है। अब F5 है तो n की जगह क्या पुट करेंगे 5, F1 तो 5 और इंटू 85, क्योंकि F1 कितना है 85 है, तो 85 है मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 425, तो 425 हर्ट्स, बस निकल आए सारे। तो ये आपके पास है F3 और F5, ये आपके पास है F1, ये आपके पास है F3, ये आपके पास है F2, ये आपके पास है F1, तो F1 F2 F3, ये वाला F1 F2 F3, ठीक है, मतलब F1 F3 F5। ओके हो गया, तो यही वो रिक्वायर्ड था जो हमसे पूछा गया था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, और ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस इसकी स्टेटमेंट बड़ी थी तो जस्ट मैंने हाफ लाइन या एक लाइन की लिख दी है, तो बाकी हम इसकी ना बुक से पढ़ेंगे और डायग्राम के जरिए से समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड दी हुई है, साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, what will be the apparent frequency of the whistle as heard by a listener sitting on the platform। अच्छा ये एक लिसनर है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, और ट्रेन क्या कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, और किस स्पीड के साथ आ रही है, US दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड के साथ क्या आ रही है, क्या कर रही है, मतलब स्टेशन की तरफ आ रही है, सही है। और जिस फ्रीक्वेंसी का वो साउंड एमिट कर रही है वो कितना है, F इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो कहता है कि जब ये ट्रेन इस ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करें, मैं इसको FA से शो कर रहा हूँ। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट में उसने क्या कहा है, ये ए पार्ट इसका हो गया, इसके टोटल आप इसके समझने के बी पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं ये ए पार्ट हो गया, इसके ना आप समझ लें कि 2 पार्ट्स है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। अच्छा बी पार्ट में फॉर एग्जांपल उसमें क्या कहा गया है कि एक आपके पास ये वही ट्रेन है, ये वही आपके पास ऑब्जर्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, what will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station with the same speed, है कि अगर उसी स्पीड के साथ ये ट्रेन अब स्टेशन से दूर जाए, ठीक है, पहले स्टेशन पे आई अब आगे चली जाएगी, इसका मतलब है स्टेशन से दूर जा रही है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो लिसनर है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड अब सुनेगा ये, ठीक है, इसको आप FB का नाम दे लें, ठीक है, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको FA का मैंने नाम दिया, इसको FB का नाम दे, दोनों अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये तब सुनेगा जब ट्रेन करीब आ रही है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये तब सुनेगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ये तब सुनेगा जब ट्रेन अवे मूव कर रही है, तो इसको मैंने FB का नाम दे दिया, आप F डैश का भी नाम दे सकते हैं, F प्राइम का भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ट्रेन दूर जा रही है स्टेशन से, तो अब भी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आ रही है, ओके हो गया। और इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड होती है, ओके हो गया।
तो देखते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट में से कि जब आपके पास सोर्स ऑफ साउंड आपके पास आ रही है और फिर क्या कर रही है, आपसे दूर जा रही है। तो पहले हम कहते हैं व्हेन ट्रेन इज अप्रोचिंग, ठीक है, या आप लिखे कह लेंगे व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग। कैलकुलेशन में देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग मतलब जब ट्रेन आ रही है आपकी तरफ, तो तब आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस और इनटू एफ। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड ऑफ साउंड है और ये स्पीड ऑफ सोर्स है। ओके हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले आपको स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड की तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या है, आर है, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो डिवाइडेड बाय 3600। तो 90 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 से, डिवाइड करना है 3600 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेटर में अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है ना ट्रेन की इस ऑब्जर्वर तक, इस लिसनर तक जाने की, तो वो है 25 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल कितनी है 1000 हर्ट्ज, वी कितना है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ ए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो वी कितना है, वो तो है 340 डिवाइडेड बाय ये वी कितना है 340 माइनस यूएस कितना है, ये है 25 और एफ कितना है, ये है 1000, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है 315। ये कितना होता है 315 होता है। ओके हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ओके हो गया। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 315 1079 तो एफ ए आपके पास आएगा 1079 हर्ट्ज। अब देखा आपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1000 हर्ट्ज, लेकिन जब ट्रेन इसकी तरफ आ रही है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ये कितनी सुनेगा 1079 हर्ट्ज। मतलब इसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा जब ट्रेन इसकी तरफ आ रही है। ओके हो गया। अब हम देखते हैं जब ट्रेन दूर जा रही है तो तब इसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा। वैसे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कम सुनाई देगा, लेकिन इसको हमने प्रूव भी करना है ना। तो प्रूव कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे लिखें when source is receding, when source is receding का मतलब होता है कि दूर जा रही है। ओके हो गया। तो ये आपका केस बी है। अब इसमें फार्मूला आप इस तरह से यूज़ करेंगे, एफ बी मैं इसको नाम दे रहा हूँ, मतलब ये केस ए है, ये केस बी है, अपने पास मैंने इसको नाम दे दिया। तो आप यूज़ करोगे वी ओवर, यहाँ पे वी माइनस यू एस था ना, यहाँ पर वी प्लस यू एस हो जाएगा, बस ये चेंजिंग आएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ वही पुट करनी है, ठीक है। तो v कितना है 340 डिवाइडेड बाई ये v कितना है 340 प्लस 25 और यहाँ पर आ जाएगा 1000, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 25 कितना होता है, ये होता है 365। तो आपके पास ये आ जाएगा एफ बी, मतलब केस बी का इसको मैंने नाम दिया हुआ है ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 365, यह था 931.5 हर्ट्ज। यानी अब उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। जब ट्रेन उसके पास आ रही है तो 1079, जब ट्रेन उससे दूर जा रही है तो 931.5 हर्ट्ज उसको सुनाई देगी। एक्चुअल कितनी है 1000 हर्ट्ज। ओके, ये एक्चुअल है। और ये आपके पास कौन सी है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से निकली है जब ट्रेन पास आ रही है और जब ट्रेन दूर जा रही है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।